हेलो एवरीवन। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक फेमिनिन ने। उस क्वेश्चन आप उनकी ज़ुबान से सुनिए, उसके बाद हम उसका आंसर तलाश करते हैं। चलिए उनका क्वेश्चन सुनते हैं और उसके क्वेश्चन का आंसर हम एक बहुत अच्छे क्लियरली साइंटिफिक वे में, एक स्पिरिचुअल वे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैंने सिबगत सर के वीडियोस देखे और मुझे पता चला कि सर के पास कितना डीप नॉलेज, कितना डीप विजडम है। उनकी हर एक काउंसलिंग पूरे रिसर्च बेस्ड, स्टडी बेस्ड होती है और इसलिए मैंने तय किया कि अगर मुझे काउंसलिंग लेनी है तो सिर्फ सर से ही लेनी है। मैंने सिबगत सर से काउंसलिंग ली और 2-3 हफ्तों में ही मेरी ज़िंदगी में 360 डिग्रीज़ का चेंज आते गया। मैं इमोशनली स्टक थी, अब मैं फ्री हो रही हूँ। मेरे मनी ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ हो रहे हैं। 24/7 डीएम दिमाग में तो रहता ही है, लेकिन अब मैं उसके बिना भी रह सकती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझसे बात करे ना करे। पहले मैं इनकम्प्लीट फ़ील करती थी, लेकिन अब मैं अपने आप में ही कंप्लीट फ़ील करती हूँ। और सिबगत सर तो इतने डेडिकेटली हमें सपोर्ट करते हैं। उनके पास टाइम ना होने के बावजूद भी, इतने बिज़ी होने के बावजूद भी हमारे हर क्वेश्चन का वो जवाब देते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू हिम। रियली आई फील ग्रैटिट्यूड फॉर हिम। और उनकी वजह से अब ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो रही है, ये जर्नी बहुत खूबसूरत हो रही है। मैं यही कहूँगी कि अगर हम इस जर्नी में हैं और सिबगत सर हमारे साथ हैं तो हम बहुत लकी हैं। उनका मिशन है वो बहुत बड़ा है, क्यों ना हम उन्हें सपोर्ट करें। हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ खुद पर काम करना है, सर के गाइडेंस से चलना है, खुद को बेहतर बनाना है, ज़िंदगी बेहतर बनानी है और इस प्लेनेट को बेहतर बनाना है। करने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्यों हम सिर्फ माइंड और बॉडी के पीछे भागते हैं? तो सर के गाइडेंस लीजिए और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाइए। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था, आपके एक वीडियोस में मैंने देखा था कि डीएम और डीएफ सोल लेवल पर कनेक्टेड होते हैं, तो क्या अगर वो दोनों भी डिफरेंटली मैरिड हो तो अपने डिफरेंट स्पाउस के साथ अगर उनके बच्चे हैं तो क्या वो बच्चों में दोनों कोई भी, मतलब डीएम और डीएफ दोनों के भी डीएनए उनके वो डिफरेंट स्पाउस से जो बच्चे हैं उनमें पाए जा सकते हैं? क्या वो डीएनए मैच हो सकते हैं? आप तो हमेशा बहुत स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपने शायद ही कुछ रिसर्च किया होगा इसके ऊपर, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। अगर हमें कोई इंट्यूशंस होते हैं, वो अपने इंडिविजुअल लेवल हो, फैमिली लेवल हो या वर्ल्ड लेवल हो, तो क्या हमें उन पे बिलीव करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए? उनका क्वेश्चन ये है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनाइन किसी और से शादी करते हैं, एज ए लाइफ पार्टनर कोई और होता है, उनसे जो बच्चे होते हैं, क्या उनके बच्चों में भी उन बच्चों के डीएनए में ये जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं क्या मैच होता है? तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि इनके क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि डीएनए मैच होता है क्या करके। ठीक है, अब हम इस चीज़ को बहुत साइंटिफिक वे में क्लियर करेंगे और स्पिरिचुअल वे में भी हम क्लियर करेंगे। अगर साइंटिफिक वे में अगर इस चीज़ को समझे हम, ठीक है, जब एक लाइफ पार्टनर होता है, एक डिवाइन फेमिनिन का एक लाइफ पार्टनर होता है, जब शादी के बाद उनके बच्चे होते हैं, तो अगर उनका डीएनए के ऊपर स्टडी की जाए, स्टडी कैसा होता है, जिसे हम जियोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी का मतलब होता है जो सेगमेंट्स होते हैं, जिसे हम सेगमेंट्स को क्रोमोसोम्स करके बोलते हैं। ठीक है, वो सेगमेंट्स को हम क्रोमोसोम्स करके बोलते हैं। बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स हम उसको मैच करते हैं। जब वो क्रोमोसोम्स उसके लाइफ जो फादर होते हैं और जो मदर होते हैं, बायोलॉजिकल फादर मदर, जब उनके क्रोमोसोम्स मैच करते हैं तब उनका डीएनए एक्चुअली
मैच होता है, ठीक है। इनको लैब जाना पड़ता है, लैब में फादर मदर दोनों को अपना खून देना होता है, ठीक है। उन खून के थ्रू और बच्चे का जो खून होता है उसके थ्रू, उसको जो जियोलॉजी बोलते हैं, जो प्रोसीजर है जिसमें क्रोमोसोम्स को हम मैच करके देखते हैं, तो अगर वो मैच होते हैं तो जब वो मैच होने के बाद वो माता पिता जो है ना बायोलॉजिकल फादर या मदर कहलाए जाते हैं उस बच्चे के, ठीक है। ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन किसी और से शादी करती है, लाइफ पार्टनर है, क्या उनका डीएनए मैच करता है उसके डिवाइन मैस्कुलिन से? तो सिंपल आंसर इज नो। बायोलॉजिकल डीएनए या फिजिकल डीएनए बोलो, मैच नहीं करता डिवाइन मैस्कुलिन से या डिवाइन फेमिनिन से। अगर कोई डिवाइन मैस्कुलिन किसी और औरत से शादी किया, वो उसकी डिवाइन फेमिनिन नहीं है, तो उसका फिजिकल या बायोलॉजिकल डीएनए उसकी फेमिनिन से कभी भी मैच नहीं करेगा। अगर कोई डिवाइन फेमिनिन किसी और इंसान से शादी की है, उसका जो हस्बैंड है वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, तो उसका बच्चे का जो बायोलॉजिकल डीएनए या फिजिकल डीएनए कभी भी उसके डीएम से मैच नहीं करेगा। फिजिकल बायोलॉजी फिजिकल या बायोलॉजिकल डीएनए सिर्फ उनके जो हस्बैंड, लाइफ पार्टनर, जो वाइफ लाइफ पार्टनर स्पाउस से ही मैच करेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। तो क्या लोग बोलते हैं कि भाई ट्विन फ्लेम्स के बच्चे होते हैं, वो किसी और से भी अगर वो शादी करते हैं तो वो बच्चे ट्विन फ्लेम के ही होते हैं। ये थियरी क्या है, इस थियरी को हमें समझना है। क्या सच में ट्विन फ्लेम के बच्चे इस दुनिया में आने, जब ट्विन फ्लेम इस दुनिया में आने से पहले, यानी कि फिजिकल बॉडी में इनकॉर्नेशन, मैं री इनकॉर्नेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकॉर्नेशन होते हैं, तो उससे ही पहले क्या जो डायमेंशन में ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो सोल ग्रुप्स में होते हैं, क्या बच्चे उससे पहले ही, ये दुनिया में आने से पहले ही क्या बच्चे वो डायमेंशन में क्रिएट होते हैं? ये क्रिएट किया जाता है, वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से वो दुनिया में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए। तो एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स के बच्चे होते ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत डेप्थ में समझाने वाला हूँ, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, सोचो कि भाई डिवाइन फेमिनिन ने किसी से शादी किया, डिवाइन मैस्कुलिन ने किसी से शादी किया, अब उनके बच्चे हुए, ठीक है। फिजिकल या बायोलॉजिकल डीएनए में वो मैच नहीं करते, बट ऑफ कोर्स वो मैच करते हैं। जैसा हम बोलते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन वो किसी और से शादी करे तो भी उनके वो मैस्कुलिन जो बच्चे होते हैं वो ट्विन फ्लेम की ही होते हैं, यानी कि उनके डीएमडीएफ की ही होते हैं, ठीक है। वो कैसा होते हैं? दो फैक्टर होते हैं इंसान की, एक है बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, जब वो बच्चे होते हैं किसी और पार्टनर से, जो लाइफ पार्टनर है आपका, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, अब सोचो एक फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन किसी इंसान से शादी की है और उसको एक बेटा है, बेटी, जो भी हो, जेंडर मैटर नहीं करता इसमें। सोल लेवल की बातों में जेंडर बिल्कुल मैटर नहीं करता। ये समझ के चलते बेटा हुआ है, किसी फेमिनाइन ने किसी और से शादी की है, ये समझ के चलते उसको बेटा हुआ है। लेकिन उसका बायोलॉजिकल डीएनए तो मैच नहीं करेगा, लेकिन उसका जो जैसे दो फैक्टर मैंने बताया, एक है बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। और साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या है? इंसान का बिहेवियर्स, इंसान का नेचर, इंसान का एटीट्यूड, ठीक है। इंसान का सोचने का, समझने का तरीक़ा, जो पैटर्न होता है, परसेप्शंस होते हैं, भाई इंसान की जो आइडियोलॉजी होती है, इंटेलेक्चुअल पावर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें उसके डीएम, अब कोई डिवाइन फेमिनिन ने शादी की है किसी और इंसान से, वो उसका डीएम नहीं है, बट उसका जो बेटा हुआ है बायोलॉजिकल लेवल पे तो उसका मैच नहीं करेगा, बट साइकोलॉजिकल फैक्टर, नॉट बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर कई सारी चीज़ें मैच करेंगी। आप जब उस बच्चे के बिहेवियर्स देखोगे, यू रिमेंबर कि यार मेरे डीएम भी ऐसा ही बिहेव करता है। आप उस बच्चे को गले लगोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने डीएम को गले लगा रही हूँ। आज जब उस बच्चों से कुछ शेयर करोगे, ऐसा लग रहा है कि आप अपने डीएम से बात कर रहे हो। जब वो बच्चा आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो एक्चुअली बच्चा नहीं, आपका डीएम आपसे कुछ शेयर कर रहा हो। तो उनके बिहेवियर्स आपके डीएम से मैच होते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बिहेवियर्स, उनके नेचर्स, उनके एटीट्यूड और कई सारे जो परसेप्शंस होते हैं, भाई उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, भाई उनके थॉट्स बिलीव होते हैं, एवरीथिंग गेट मैच, ठीक है।
तो आप लिटरली फील करते हो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर ये तो मेरा डीएम जैसा ही है। तो यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेस पे वो मैच होते हैं, नॉट बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब इसके बारे में और थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है भाई, ये क्यों हमारे बच्चे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेस पे हमारे डीएम या डीएफ से मैच करते हैं? ऐसा क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द थियरी या व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड ये साइकोलॉजिकल फैक्टर पे ये हमारे बच्चे अपने हमारे जो डीएम डीएफ के साइकोलॉजी से मैच करते हैं? ठीक है, ये रीज़न ये है कि क्या सच में बच्चे, ये क्वेश्चन में मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सच में बच्चे ट्विन फ्लेम इस दुनिया में आने से पहले या किसी भी बॉडी में इनकॉर्नेशन होने से पहले, क्या बच्चे उस डायमेंशन में, जो डायमेंशन में ट्विन फ्लेम रहते हैं या सोल ग्रुप में रहते, क्या पहले ही क्रिएट कर दिया जाता है? नहीं, मैंने जैसा कहा ट्विन फ्लेम्स के कोई एक्चुअली बच्चे नहीं होते, ना वो क्रिएटेड होते हैं। ये जो बच्चे जो होते हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर उनका और आपके डीएम या डीएफ का मैच करता है, ठीक है, इवन आप किसी और से शादी करते हो, तो ये जो बच्चे की जो सोल होती है, ठीक है, सोल जो होती है वो आपकी ही डायमेंशन से बिलोंग करती है, आपकी ही एक स्पिरिचुअल ग्रुप से बिलोंग करती है। सोचिए, मैं जब डायमेंशंस की बात करता हूँ ना, जब मैं स्पिरिचुअल ग्रुप की बात करता हूँ ना, एक कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में सोचिए। ठीक है, ये डायमेंशन, ठीक है, ये स्पिरिचुअल जो सोल ग्रुप्स होते हैं वो कैसा होता है? ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। पेड़ के जो ये होते हैं ना, जो रूट्स होते हैं, उसके जो जड़ होते हैं ना, उसको डायमेंशन मानेंगे हम लोग, वो एक डायमेंशन है। और जब पेड़ बड़ा पेड़ होता है, उसके जो बहुत से ब्रांचेस होते हैं, उसके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, डालियाँ होती है, ठीक है, उसकी मेन बॉडी होती है, ये सब एक सोल ग्रुप होता है। ठीक है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप एक ही डायमेंशन से बिलोंग करते हो, एक ही सोल ग्रुप से बिलोंग करते हो, सोचो आप एक ही पेड़ के पत्ते हो, एक ही पेड़ के आप डालियाँ हो, एक ही पेड़ के मेन हिस्सा हो आप। ठीक है, तो ये जो बच्चे आते हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्टर पे मैच करते हैं आपके डीएम डीएफ से, ये एक ही सोल ग्रुप के होते हैं, यानी कि एक ही पेड़ के, आप ये भी बोल सकते हो ढालियाँ हैं या पत्ते हैं या मेन पार्ट होता है पेड़ का, कुछ भी आप बोल सकते हो, बट वो एक ही सेम पेड़ के होते हैं। जिस पेड़ से आप कनेक्टेड रहते हो वो भी उसी पेड़ से कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि उसी डायमेंशन से कनेक्ट रहते हैं, उसी सोल ग्रुप से रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। यानी कि आपका जो भी फ्रीक्वेंसी लेवल होता है सोल का, उसी फ्रीक्वेंसी लेवल पे वो भी मैच करते हैं। एक्चुअली आप डिविन फ्लेम्स के बच्चे नहीं हैं, ये फ्रीक्वेंसी के लेवल पे आप मैच करते हैं, यानी कि एक ही सोल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, और आप वो बच्चों की जो सोल होती है ऑलरेडी डायमेंशन से ही कनेक्टेड रहती है, ऑलरेडी कनेक्टेड रहती है। ठीक है, जब वो बच्चे किसी एक इंसान की बॉडी में इनकॉर्नेशन लेते हैं, यानी कि जन्म लेते हैं, ठीक है, तो बच्चे 3D वर्ल्ड में जैसा ही आते हैं वो आपकी सोल से कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आपकी सोल के बीच में और वो बच्चों की सोल के बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। यानी कि अब एक्चुअली वो आपके बच्चे नहीं है, बट आप वो सोल, आपकी सोल उनकी सोल कनेक्टेड रहती है, कहाँ से? डायमेंशन से कनेक्ट रहती है, लेकिन बट 3D वर्ल्ड में आने के बाद टेलीपैथिक कम्युनिकेशन चालू होता है। ठीक है, एक्चुअली वो आपके ट्विन फ्लेम के बच्चे, लेकिन रियलिटी इज़ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल होती वही फ्रीक्वेंसी लेवल वो मैच करते हैं। जैसा हम फिजिकल डीएनए में अगर बात करें या बायोलॉजिकल डीएनए में हम बात करें, एक प्रोसेस जो होता है हम जियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स को हम मैच करते हैं, ब्लड देना पड़ता है, उस ब्लड के थ्रू फादर और मदर के और बच्चे के तीनों के क्रोमोसोम्स को मैच करते हैं। जब क्रोमोसोम्स मैच हो जाते हैं तब वो डीएनए पॉजिटिव होता है। उसी तरह से ये सोल लेवल पे फ्रीक्वेंसी को हम मैच करते हैं। आपकी, चाहे वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन हो या उनके दोनों के बच्चे हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर पे या सोल लेवल पे, ठीक है, सोल लेवल पे उनकी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, इसीलिए वो साइकोलॉजिकल फैक्टर के लेवल पे वो मैच करते हैं, नॉट बायोलॉजिकल लेवल। बायोलॉजिकल लेवल पे डीएनए उनका ही मैच होता है, एक्चुअली जो उनके बायोलॉजिकल फादर मदर होते हैं। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? बट साइकोलॉजिकल फैक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, नेचर, ठीक है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, आइडियोलॉजी, सोचने की, समझने की चीज़ों को, ठीक है, रिजॉल्व प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की, केयर करने की, इमोशनली कनेक्ट करने की, इमोशंस लेवल भी उनके सेम होते हैं, इंटेलेक्चुअल के साथ इमोशनल लेवल भी सेम होते हैं।
तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो मैच करते हैं, बिकॉज वो एक ही फ्रीक्वेंसी से वो सोल दोनों मैच करती है। जैसा बायोलॉजिकल डीएनए में क्रोमोसोम्स जैसा मैच होता है, उसी तरह से सोल लेवल पे वो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। वो मैच करने से वो क्या होते हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी में लेवल में आते हैं। यानी कि इट्स वेरी वेरी क्लियर, एक्चुअली आपके बच्चे नहीं है ना, वो क्रिएटेड हुए हैं, वो ऑलरेडी गॉड से ही, भगवान से, यूनिवर्स से, अल्लाह से ही क्रिएटेड हुए हैं। वो एक ही सोल ग्रुप से बिलोंग करते हैं आप, और वो डायमेंशन से ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो, डायमेंशन से ही। वो एक्चुअली आपके बच्चे नहीं है, बट आपकी उनकी फ्रीक्वेंसी एक लेवल पे होने की वजह से आप सिर्फ एक पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का रोल निभा रहे हो सोल लेवल पे। दिस इज़ द एक्चुअली आंसर जो इन्होंने मुझे पूछा, कि उसका आंसर यही है, वो रोल निभा रहे हैं। दे आर प्लेइंग द रोल, दे आर एक्चुअली नॉट ए चिल्ड्रंस, बट दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ चिल्ड्रंस। माँ बाप, आप माँ बाप का रोल निभा रहे हो, वो बच्चों का रोल निभा रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपकी सोल उनकी सोल एक ही डायमेंशन से बिलोंग करती है, कनेक्टेड है, और फ्रीक्वेंसी लेवल आप दोनों का एक ही लेवल होता है। जो फ्रीक्वेंसी लेवल एक ही लेवल पे कनेक्टेड होता है डायमेंशन से, वही ये इवन आप किसी और से शादी करने के बावजूद भी आपसे जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो वही सोल होती है जो आपकी ही डायमेंशन से बिलोंग करती है, कनेक्ट रहती है पहले से ही। इसीलिए आपकी उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल मैच करती है। जैसे ही वो 3D लेवल में आते हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन प्ले होता है, यानी कि वो रोल प्ले करने लग जाते हैं। आई होप कि आई एम वेरी क्लियर। अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ये है, हो सकता है दिमाग में ये भी क्वेश्चन आपके आए, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है मुझसे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। क्या सभी जो रियल ट्विन फ्लेम्स है जो किसी और से शादी करते हैं, क्या सभी के बच्चे ये रोल प्ले करते हैं? यानी कि क्या सभी के बच्चे साइकोलॉजिकल फैक्टर पे मैच करते हैं, या सभी के बच्चे एक ही डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं, वो ऑलरेडी उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल एक ही लेवल पे होती है, इसीलिए वो आके एक बॉडी में इनकॉर्नेट होते हैं और रोल प्ले करने लगते हैं? क्या सभी के बच्चे ऐसे होते हैं? द आंसर इज़ कम्प्लीटली नो। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सभी ट्विन फ्लेम के बच्चे एक्चुअली एक ही फ्रीक्वेंसी के लेवल से मैच करते होंगे, या एक ही डायमेंशन से बिलोंग करते होंगे, या वो ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे एक स्पिरिचुअल सोल, जो स्पिरिचुअल ग्रुप्स के सोल होते हैं, कनेक्टेड होंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ये भी बहुत रेयर होता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर रेशियो देखा जाए, मेरा ये रिसर्च है 20 साल का, 18-20 साल का, उस रिसर्च में मैंने देखा है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% ट्विन फ्लेम की लाइफ में एक्चुअली ट्विन फ्लेम के बच्चे एक्चुअली बच्चे नहीं है और रोल निभाते हैं, यानी कि वो एक ही फ्रीक्वेंसी के लेवल पे कनेक्ट होके उनका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होने लगता है। ओनली 20 to 30%। ठीक है, जब मैं काउंसलिंग लेता हूँ, कई सारे पेरेंट्स मुझसे ये भी उनके बच्चों की भी काउंसलिंग कराते हैं, उसमें भी काउंसलिंग में भी आउट ऑफ 10 ऐसे 3 या 4 बच्चे केसेस ऐसे होते हैं जो बच्चे एक्चुअली वो रोल निभाते रहते हैं, यानी कि they are belongs to the same dimension, same soul group, same frequency, जो एक रोल निभाते रहते हैं, उनके बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता रहता है। ठीक है, जब ऐसे बच्चे आपके पास होते हैं तो आप डीएम या डीएफ को कभी भी मतलब भुला नहीं सकते, यानी कि कभी भी आपका मन करे बात करने का, उनसे बात कर लो। जब वो रिप्लाई करता है, आपको ऐसा लगता है मेरी डीएफ या डीएम रिप्लाई करता है, उसको गले लगाने से ऐसा लगता है कि मैं डीएम डीएफ को हम गले लगा रहे हैं। वो फीलिंग आपको होती है सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, जब उनको आप डीपली कनेक्ट होते हो, तब आपको समझ जाना चाहिए कि यार ये कहीं ना कहीं हमारी सोल ग्रुप के बच्चे हैं, सोल एक ही डायमेंशन के हैं, ऑलरेडी हमारी सोल से कनेक्टेड है, वो रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि मेरी सोल ये बच्चे की सोल के बीच में भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन चालू है करके। ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के बेस पे, रीडिंग के बेस पे ही होते हैं। मैंने कहीं रीडिंग की है जिसमें निकले हैं ट्विन फ्लेम के बच्चे एक्चुअली एक ही डायमेंशन से निकले हैं, एक ही सोल ग्रुप से निकले हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे निकले हैं, तो वो रोल निभा रहे हैं बच्चों का। तो मैं उनको डायरेक्टली बोला यस वो रोल निभा रहे हैं, बट वो भी ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं और उनकी भी डीएफ होती है, डीएम होता है। बट मैं सभी पेरेंट्स को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा मैंने काउंसलिंग में भी रिक्वेस्ट किया कई पेरेंट्स को, जब तक उनकी बॉडी मेंटली वो मैच्योर नहीं होते, तब तक उनकी बॉडी माइंड इन सब चीज़ों को, डीप लेवल की कनेक्शन की चीज़ों को समझने के लिए प्रिपेयर नहीं होता, रेजोनेट करने के लिए प्रिपेयर नहीं होता, तो तब तक प्लीज़ आप इन सब चीज़ों के बारे में उनके साथ डिस्कशन नहीं करोगे। बस आपको उनको करियर में आगे ले जाने में, स्टडीज़ में आप हेल्प करना, और इसके अलावा कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप बात नहीं करोगे, कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स के बारे में आप बात नहीं करोगे।
तब तक वो खुद मेंटली मैच्योर नहीं होते इन सब चीज़ों को रेजोनेट करने के लिए या अलाइन करने के लिए। ठीक है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे अगर आप स्पिरिचुअल बनाना चाहते हो तो उनको योगा क्लासेस आप भेज सकते हो। ठीक है। उनको बस जब यूट्यूब में कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस उनको मतलब बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस लो, या कोई कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस कहीं मिल रही है तो जाओ अटेंड करो, सुनो उस चीज़ को, या कोई मेडिटेशन है तो मेडिटेशन करो या योगा करो, या स्पिरिचुअली बनने के लिए आप उनको हेल्प कर सकते हो। बट डोंट गेट ऑल दिस डीप सब्जेक्ट्स। डीप सब्जेक्ट्स के बारे में उनको समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तक उनका बॉडी माइंड प्रिपेयर नहीं होता, अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग होता है ये, उनका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है तो उनका बॉडी माइंड प्रिपेयर नहीं है उन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो इरिटेट हो जाएंगे। इरिटेट मत करो उनको, फ्रस्ट्रेट मत करो, डिसअपॉइंटमेंट मत करो उनको। ठीक है। तब तक उनका डिवाइन टाइमिंग नहीं होता, यानी कि जब तक उनकी बॉडी माइंड प्रिपेयर नहीं होती तब तक उनका डिवाइन टाइम कनेक्ट नहीं कर पाएगा। डिवाइन टाइम कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो तब तक वो इन सब चीज़ों को रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, अलाइन नहीं कर पाएंगे एक डीप लेवल पे। ठीक है। तो यस, अगर कोई सच में रीडिंग कराना चाहता है तो यस, काउंसलिंग के लिए नंबर तो है ही, तो अपने बच्चों की रीडिंग कराना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं। दिस ऑल्सो पॉसिबल, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी लेवल पे हम ये कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है। तो यस, द ट्रू आंसर इज कि सभी के नहीं होते। आउट ऑफ 20 to 30% के ही ट्विन फ्लेम लाइफ में एक्चुअली बच्चे होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। दूसरा डेप्थ क्वेश्चन ये है कि भाई कहीं सारे फेमिनिन या मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन के बच्चे फिजिकली चैलेंज होते हैं, मेंटली चैलेंज होते हैं, ये क्यों होता है? देखिए, ये नॉर्मल, पहले हम नॉर्मल बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर नॉर्मली हम बात करें, आपका बच्चा फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, तो ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी जो सोल होती है इस दुनिया में आने से पहले हर चीज़ दिखाया जाता है। ठीक है। हमारी सोल जब चूज़ किया है उसने, तो एक्चुअली उसने ऐसी बॉडी चूज़ की जो एक्चुअली फिजिकली चैलेंज या मेंटली चैलेंज है। क्यों चूज़ किया है, बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि उस सोल जो चूज़ किया है इस बॉडी को, उस सोल का कोई ना कोई कर्मा होता है। उस कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए या कम ओवर करने के लिए, लर्न करने के लिए, उस एक अनहेल्थी बॉडी के थ्रू लर्न करने के लिए वो बॉडी पर्सनली वो चूज़ करते हैं। आप उस बच्चे के लिए सैड फील करते हो, दुख रहता है, यार क्या बच्चा है, क्या ज़िंदगी है, बच्चा लाइफ में कुछ कर नहीं पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली चैलेंज है या मेंटली चैलेंज है। अब रोते रहते हो, लेकिन उसकी सोल अंदर से हील होती रहती है। तो अफसोस ना करो, उसकी जो भी लाइफ है अफसोस ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको सपोर्ट करो, हेल्प करो, टेक केयर करो, बट अफसोस ना करो, ब्लेम ना करो ऊपर वाले को, गॉड को ब्लेम मत करो। हमेशा हम गॉड को ब्लेम करते हैं, ऊपर वाले को, कैसी ज़िंदगी दे दी तूने, कैसा बच्चा दे दिया, तो क्यों इस बच्चे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वो बच्चे को एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है फिजिकल लेवल, बट सोल लेवल पे उसकी सोल हील कर रही है, बिकॉज उसका कर्मा है सोल का, तो इसलिए उसने वो बॉडी चूज़ किया। तो अब एक डीप लेवल का क्वेश्चन, चलो चलो मानते हैं सर कि उसकी सोल ने बॉडी चूज़ की, उसका कर्मा था, वो कर्मा रिजॉल्व कर रही है, हील कर रही है, लेकिन हमें एज ए पेरेंट्स क्यों चुना? किसी और को भी चुन सकता था ना ये बच्चा, हमें क्यों चुना? द रीज़न इज, मैं हमेशा अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी, सोल लेवल की जो बातें होती है वो फ्रीक्वेंसी लेवल पे ही मैच होती है। यानी कि अगर वो बॉडी, कोई आपके घर में आपका बच्चा है जो फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, तो उसका तो कर्मा है, वो हील कर रहा है, लेकिन आपको एज ए पेरेंट्स उसने इसलिए चूज़ किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। इसका मतलब ये है कि आपका भी कर्मा है, आपका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्मा है, आपको भी रिजॉल्व करना है। इसीलिए आपका भी कर्मा होने की वजह से, उस बच्चे का भी कर्मा होने की वजह से आप दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, इसीलिए वो बच्चे ने आपको एज ए पेरेंट्स चूज़ किया। हो सकता है वो कर्मा उस बच्चे से ही, बच्चे की सोल से ही रिलेटेड है, या हो सकता है आपका कर्मा उस बच्चे की सोल से रिलेटेड ही नहीं है, आपका कर्मा किसी और से रिलेटेड है, बट उस बच्चे की सोल का कर्मा किसी और से रिलेटेड है। ये दो भी सिनेरियो चलते हैं, ये डीप स्टडी किया मैंने, दो भी सिनेरियो इज़ पॉसिबल। बट द लेसन इज़ कि भाई कहीं ना कहीं आप दोनों को, आपको भी एज ए पेरेंट्स, एज ए बच्चा जो भी डॉटर है या सन है, उस चीज़ को हील करना होगा, ब्लेम नहीं करना है, हील करना होगा। अगर आपने चूज़ किया है, उस बच्चे ने आपको पेरेंट्स चूज़ किया, हो सकता है उसका आपसे कोई कर्मा जुड़ा है, या हो सकता है आप दोनों का कोई सेपरेट कर्मा हो
बट फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से उस बच्चे ने आपको एज ए पेरेंट्स चूज़ किया, उसके बच्चे की सोल ने एज ए पेरेंट्स आपको चूज़ किया। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है, इन्होंने दूसरा एक क्वेश्चन मुझे पूछा है कि सर कई सारे इंट्यूशंस आते हैं हमें खुद हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, हमारी फैमिली को लेकर, क्या उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करके काम करना चाहिए? अब उसका क्वेश्चन का आंसर अब ये सेकेंड सिनेरियो में हम ढूंढेंगे। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो में ऐसा ढूंढेंगे कि सोचिए एक फेमिनिन है, एक मैस्कुलिन है। एक मैस्कुलिन अवेकन हो गया, वो फेमिनिन को कांटेक्ट किया, फेमिनिन को सब कुछ बताया, उसने सब कुछ बताया। ठीक है, फेमिनिन ने सामने से इग्नोर किया, मैं नहीं मानती, जो कुछ तूने मुझे बताया मैं नहीं मानती, तू मुझे झूठ बोल रहा है, तू सिर्फ एक स्टोरी बना रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं नहीं मानती। ठीक है, और इसके साथ साथ उसकी खुद की सोल यानी कि इंट्यूशन, खुद सोल तो बात नहीं कर सकती, सोल किस तरह से हमें इंटरेक्ट करेगी हमारे माइंड को, वो है हमारे इमोशंस के थ्रू और हमारे इंट्यूशंस के थ्रू इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, हमारे इंटेंशंस के थ्रू इंटरेक्ट करेगी तीनों तरीके से, इंटेंशन लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, या ऐसा को कि इंट्यूशन लेवल पे। द मोर इम्पॉर्टेंट इज इंट्यूशन लेवल। ठीक है, इंटरेक्ट कर रही है। इंट्यूशन लेवल कैसे इंटरेक्ट होता है? 3 लेवल से होता है। एक हमारे इंटेंशन लेवल पे भी हमारा इंट्यूशन इंटरेक्ट होता है, इमोशन लेवल पे भी, और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हमारा इंट्यूशन इंटरेक्ट होता है हमारी माइंड से, सोल के थ्रू माइंड से इंटरेक्ट होता है। हमारा इंट्यूशन इंटरेक्ट कर रहा है हमारे माइंड से, मैसेज दे रहा है यार कुछ तो है, अलग है, यस कुछ तो अलग है, जो आपको एक्चुअली काम करना है इसके बारे में, इसको जानने के लिए, समझने के लिए। लेकिन सामने से फेमिनिन क्या कर रही है? इग्नोर कर रही है। बिकॉज द रीज़न हो सकता है, उसके कई सारे रीज़न हो सकता है, उसकी जो सोशल कंडीशनिंग हुई है वो उसको बहुत प्रॉब्लम कर रही है एक्सेप्ट करने में। हो सकता है जो लाइफ उसके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस रहे होंगे अब तक, तो हो सकता है वो चीज़ें उसको इंटरप्ट कर रही है चीज़ों को समझने में। हो सकता है वो बहुत रिलीजियस है, बहुत रिलीजियस चीज़ों को बिलीव करती है, मानती है, वो चीज़ें इंटरप्ट कर रहे होंगे उसको अपनी खुद के इंट्यूशन को, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली वो इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है। ठीक है, अब ऐसी फेमिनिन मैस्कुलिन ने भी ट्राई किया उसका समझाने के लिए, वो समझी नहीं। उसके खुद के इंट्यूशंस उसको समझाने की कोशिश की, समझी नहीं। उसने क्या किया? फाइनली किसी और इंसान से शादी कर लिया, और इसके उसके वजह से उसके डीएम को कहीं सारा डीप पेन में जाना पड़ा। यानी कि उसकी डीएम की लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई लाइफ। ठीक है, अब वो जो बंदा पेन से गुजरा है, कहीं ना कहीं बोल, मैं कहा है ना, जाने अनजाने में हम ट्विन फ्लेम्स भी कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और जो स्पेशली अवेकन होते हैं, जब बहुत से लोग बोलते हैं ना अपने डीएम को, मतलब दिल नहीं दुखाना चाहिए, डीएफ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनका जो कर्म, मतलब उनकी जो दुआ भी जल्दी लगती है और बदवा भी जल्दी लगती है। यस, दुआ भी जल्दी लगती है और बदवा भी जल्दी लगता है ओनली बाई अवेकन ट्विन फ्लेम्स। अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स सबको बदवा भी दे रहा है, बदवा नहीं लगेगी, सिंपल सी बात है। दुआ भी दे रहा है, दुआ नहीं लगेगी, याद रख लो आप। सिर्फ ये अवेकन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, ठीक है, उनको जब एक अनअवेकन ट्विन फ्लेम अवेकन ट्विन फ्लेम को पेन देता है, तो अगर वो अवेकन ट्विन फ्लेम, ठीक है, अगर उसको बदवा दे दिया या दुआ दे दिया, दुआ भी लग जाती है, बदवा भी लग जाती है। तो प्लीज़ अगर आप अवेकन हो, आपकी डीएफ या डीएम अनअवेकन है, प्लीज़ कभी भी बदवा मत दीजिए। दुआ देना है दुआ दे दीजिए, बदवा मत दीजिए। ये बहुत जल्दी लगती है कि यू आर अवेकन, यू आर डिवाइन। डिवाइन लोगों की जल्दी लगती है दुआ, बदवा भी जल्दी लगती है। ठीक है, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही नहीं, मैं आपको बता दूं, दूसरे लोगों को भी लगती है। आप खुशी से दिल से किसी के लिए दुआ कर दीजिए, उनका अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, उनका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, डिवाइन की ज़ुबान में उतनी पावर होती है। जो एक्चुअली डिवाइन है यार, नाम के डिवाइन नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली डिवाइन है। ऐसे फालतू की डिवाइन बहुत पड़े हुए जो अपने आप को डिवाइन कहते रहते हैं, वो डिवाइन है ही नहीं। ऐसे फालतू के लोग बहुत है, मैं उन लोगों की बात नहीं, जो एक्चुअली डिवाइन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप डिवाइन हो, अवेकन हो, तो प्लीज़ बदवा मत दीजिए किसी के लिए, ना अपने डीएम डीएफ के लिए, ना किसी और के लिए। अच्छा बोल दीजिए, अच्छा कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, जाने दीजिए, अच्छा हो जाए, किसी का भला हो जाए, चलेगा, बदवा मत कीजिए। ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यस, तो इस केस में भी अगर उसने, वो फेमिनिन ने किसी और से शादी कर ली, इतना कुछ डीएम ने भी उसको समझाने की कोशिश की, उसका इंट्यूशंस भी आया, लेकिन उसने डायरेक्टली इग्नोर किया, अवॉइड किया, और फाइनली किसी और से शादी कर ली। जब उसके बच्चे हुए, देयर द मोस्टली चांसेस, ऑलमोस्ट चांसेस रहते हैं कि उसके बच्चे फिजिकली या मेंटली चैलेंज रहते हैं।
या उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है या कोई उनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे इंटेंशनली अनइंटेंशनली कर्मा उस फेमिनिन ने क्रिएट किया है उस डिवाइन मैस्कुलिन को पेन देकर या डिवाइन फेमिनिन को पेन देकर। ठीक है, तो उसके डिवाइन मैस्कुलिन ने भी उस डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन तो नहीं बोलूँगा, फेमिनिन को बताया, नहीं समझी उसने। चलो उसकी अंतर आत्मा भी चिल्ला चिल्ला के बताई, उनका इंट्यूशंस के थ्रू उसके माइंड से कनेक्ट हुआ, उसको सब पता भी चला, इनफैक्ट उसको रियलाइज़ भी हुआ कि हाँ कुछ चीज़ें हैं, मेरा मैस्कुलिन भी बोल रहा था, वो लड़का भी बोल रहा था, ये भी कुछ मुझे अंदर से फील हो रहा है। लेकिन उसने क्या किया, उसके ऊपर काम करने, स्टडी करने नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, डायरेक्टली उसको इग्नोर अवॉइड किया। इग्नोर अवॉइड करते ही गई, करती गई, तो फाइनली शी विल फेस इट, शी विल फेस इट। इन ये केस में यूजुअली 100%, नॉट 99% नहीं कहूँगा मैं, 100% उसका जो भी बच्चा होगा, एक तो फिजिकल चैलेंज होता ही है, वो फिजिकली मेंटली चैलेंज होता है कर्मा की वजह से, ठीक है, लेकिन वो अंदर की जो सोल होती है उस बच्चे की, वो खुश रहती है, वो हील करती रहती है, उसको पता है, उसको पता है ये कहीं ना कहीं वो बच्चा एक्चुअली फिजिकली मेंटली चैलेंज इसलिए उसके लाइफ में पैदा हुआ है, वो एक रोल निभा रहा है उस लड़की को अवेकन करने के लिए। उसका मैस्कुलिन आया, उसको हेल्प करने की कोशिश की, अवॉइड किया उसने, अंतरात्मा की आवाज़ से भी वो कनेक्ट नहीं कर पाई, उसके इंट्यूशंस उसको बताते रहे बार बार, ठीक है, उसके माइंड को ट्रिगर करते रहे, लेकिन वो जानबूझ के डायरेक्टली अवॉइड करी, तो फाइनली ऊपर वाले ने उसके बच्चे को ऐसा पैदा किया जो मेंटली फिजिकली चैलेंजिंग है। एंड वही बच्चा क्या रोल निभा रहा है, वो तो हील कर रही रहा है बच्चा अंदर से, उसकी सोल खुश है, लेकिन वो रोल क्या निभा रहा है, उसी फेमिनाइन को डिवाइन फेमिनाइन बनाने में रोल निभा रहा है। अब वो फेमिनाइन इतना परेशान रही अपनी लाइफ में, इतना दुख रहेगी, वो दुख, वो परेशान, वो सफरिंग की वजह से ही या उसके थ्रू ही वो अवेकिन होगी। बाद वो रियलाइज़ करेगी, यार मेरी लाइफ में एक लड़का आया भी था, मुझे बताया भी था, मैंने अवॉइड किया, यार मेरा अंतरात्मा ने भी मुझसे कहा था, उसको भी मैंने डायरेक्टली इग्नोर किया, अवॉइड किया, तो फाइनली मुझे देखो ऊपर वाले ने ऐसा बच्चा दे दिया, उसने वो काम कर दिया जो मैं कर नहीं पाई, मैं अवॉइड करती रही, फिर भी वो बच्चा आया, मुझे चाहे वो सफरिंग दिया, मुझे चलेगा, मुझे पेन था उसके लेकर, फिकीर थी, स्ट्रेस में थी, मैं उसको लेकर डिप्रेशन में थी, जो भी था मेरी लाइफ में, बट चलो उसके थ्रू तो मैं अवेकिन हो गई, एक रोल निभा के, वो एक रोल निभाने के लिए वो बच्चा आया, एक रोल निभाने के लिए उसको, यानी कि उसको अवेकन करने के लिए वो बच्चा मेंटली फिजिकली चैलेंज बॉडी लेकर, उसकी सोल, वो बच्चे की सोल मेंटली फिजिकली चैलेंज बॉडी लेकर ही आई है दुनिया में। दिस इज़ द अनदर कॉन्सेप्ट। तो यही रीज़न होता है कि कहीं कहीं ऐसा नहीं कि भाई वो जो कर्मा ऐसा है कि उसने डीएम की बात नहीं सुनी, अपने अंतरात्मा की बात नहीं सुनी, वो अपने आप के ऊपर काम नहीं करी, इसीलिए उसका बच्चा जो है फिज़िकली डैमेज या फिज़िकली चैलेंज या फिज़िकली मेंटली चैलेंज पैदा, ऐसा नहीं। कभी कभी ये भी सिनेरियो होता है, उनका पास्ट लाइफ का कर्मा भी एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ट्विन फ्लेम से ही, किसी और से नहीं, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से भी उनके बच्चे फिजिकली मेंटली चैलेंज पैदा होते हैं। ये भी एक सिनेरियो है, ये बहुत डेप्थ की बात है, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। आई होप कि इनका जो क्वेश्चन था एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर नो, बहुत क्लियर है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हो, अगर वैलिड पॉइंट है कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कीजिए, हम उसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा। यस, चैनल मुझे काउंसलिंग के लिए नंबर है, आप मुझे काउंसलिंग कर सकते हो। तो वीडियो को मोर इम्पोर्टेंट, जो जैसा मैं बोलता रहता हूँ, लाइक करने से ज़्यादा आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी।